हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2022 के लिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। बहुत कम टाइम बचा है आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मेनली दो पेपर होते हैं। पहला पेपर GS 1 और दूसरा पेपर होता है GS पेपर 2, जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन बेस्ड रहेगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के रहेगा। आमतौर पर आप लोगों के मन में दो तरह की धारणाएं इस वक्त हो सकती है एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के, सीसेट को लेकर के। तो उन दोनों धारणाओं का क्या विश्लेषण हो सकता है, उन दोनों धारणाओं के लिए आपके मन में क्या विचार हो सकते हैं और उन दोनों धारणाओं का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इन दोनों चीज़ों पे चर्चाएं आज के सेशन में हम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहली धारणा के साथ। तो पहली धारणा ये हो सकती है कि आप लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार GS की तैयारी कर रहे हैं और सीसेट को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हैं। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि 10वीं तक का मैथ और इंग्लिश रीजनिंग ही तो आती है, देख लेंगे, बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरी धारणा बहुत सारे बच्चों के मन में ये हो सकती है कि GS तो मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, टाइम भी कम बचा है प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर, बट पता ही नहीं कि इस इतने कम टाइम के अंदर क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन से अगर PYQ एनालाइज नहीं किए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक उन पे फोकस करूं, कैसे इस एग्जाम को मैं निकाल पाऊंगा, क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो इन दोनों धारणाओं को लेकर के आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं इतने कम टाइम में। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी दूंगा आपको, कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कि इन पे फोकस करिए तो आप इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये पेपर आपके लिए साधारण ना होकर के थोड़ा सा असाधारण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, हर्डल क्या रहती है इसको लेकर के। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में इन दोनों धारणाओं को लेकर के। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की PDF या और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, सीसेट के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, मैंने बताया कि प्रीलिमिनरी में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की तैयारी हम बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि GS ही सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि मेंस में भी मोस्टली पार्ट आपका GA का ही रहता है, GS का ही रहता है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव, चाहे वो आपका रिटन वाला हो या ऐसे वगैरह जो कुछ भी हो, मतलब आपका फोकस करंट अफेयर और GS पे ज़्यादा रहता है। सीसेट को आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बट पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कि वाई सीसेट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नेसेसरी टू क्वालिफाई। नेसेसरी टू क्वालिफाई से मतलब मेरा ये है कि अगर आपका GS पेपर 1 में स्कोर चाहे जितना भी है, हमारी सैकड़ों बच्चों से बात हुई है, ठीक है, हर रोज ये सब एनालिसिस देखते हैं, बहुत सारे फीडबैक आते हैं, जहां से आमतौर पे एक सवाल बहुत बार उभर के आया कि सर सीसेट में रह गया, GS में बहुत अच्छा स्कोर था, 125, 130, 110 समथिंग, कट ऑफ से 15 मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो पिछले जो काफी टाइम की मेहनत थी वो सारी बर्बाद होगी। एक छोटी सी हर्डल, छोटी नहीं कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल के कारण हम रह गए और एक ऑफिसर बनने का हमारा जो सपना है वो सीसेट ने तोड़ दिया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि सीसेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेसेसरी टू क्वालिफाई है। GS का स्कोर कितना भी हो और अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं है तो आप आगे मेंस एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी और एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस धारणा को मन से निकाल दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा सीसेट को लेकर के जिन लोगों को लगता है कि 10वीं तक का ही तो आता है, मैं सिलेबस भी यहाँ बताऊंगा, सब चीजें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, बट उनके मन में जो ये सवाल है ना कि नॉर्मल गुणा जोड़ भाग के सवाल ही होते हैं, अल्फाबेट रट के चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ इतना आसान नहीं है सीसेट। डे बाय डे अगर ईयर बाय ईयर देखोगे, हमने प्रोवाइड किए हैं हमारे कोर्स के अंदर सीसेट के प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बनाए हैं, उनका सोल्यूशन बनाया है, तो मैंने भी ये महसूस किया कि ईयर बाय ईयर अगर देखें तो जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं 15-16 की बात करूंगा, फिर 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे बढ़ता जाऊंगा, तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज और बढ़िया लेवल का चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये टफ है, यकीन मानिए इस बात का, इतना आसान
नहीं रहने वाला है जितनी धारणा आप अपने मन में बैठा करके बैठे हैं। तो आपको यहाँ पे जरूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा लेंदी आता है, बहुत बार लगता है कि 2 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है, क्वालिफाई करना है, फिर भी लेंदी है। थोड़ा बहुत अगर आपका अभ्यास नहीं होगा, पहले से चीजों को लेकर के चर्चा नहीं होगी, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। चौथी चीज जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, पता नहीं चलता है आमतौर पर कि किस टाइप की चीजें कब इंट्रोड्यूस हो जाती है। सामान्यतः बात होती है कि इन्हीं टॉपिक से पूछेगा, बट उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ ऐसे सब टॉपिक निकल के आ जाते हैं जो पिछले सालों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी होनी जरूरी है, ताकि अनप्रडिक्टेबल चीजों को भी हम संभावना में तब्दील कर लें कि इनको भी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि लास्ट के 15 दिन में पढ़ूंगा पेपर से, 15 दिन पहले एक बार गो थ्रू हो जाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से और जाकर के सोल्व कर लूंगा। ये धारणा भी आपकी गलत है। आपको 1-2 महीने का पक्का टाइम चाहिएगा और कंसिस्टेंसी के साथ चाहिएगा। डेली कुछ ना कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके लिए ये चीज आसान होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहली धारणा का जवाब था। अगर आपके मन में ये अहम पाल के बैठे हैं कि बहुत आराम से बहुत इजीली कर जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको चेतावनी यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं चेता रहा हूँ पहले से कि इतना हल्के में मत लीजिएगा इससे आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत इस पे आपको जरूर करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट होने की कुछ वजह है सीसेट की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को लगता है कि टाइम कम बचा है, जीएस में काफी मेहनत कर ली, 1-1.5 साल से कर रहे हैं, बट सीसेट उठाने का मन ही नहीं करता, सीसेट पढ़ने का मन नहीं करता, और अगर खोल भी लें सीसेट का सिलेबस तो ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन में फोकस करूं। सिलेबस में तो बहुत सारा कुछ है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुक मिलेगी तो बहुत जीएस की तरह बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बहुत ज्यादा 2-3 बार रीडिंग लेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकली सोल्व करनी है। तो उन लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी कि अगले जो भी टाइम बचा है आपके पास, उसमें आप कैसे कवर करें, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा जो आपका सिलेबस दिया होता है, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर ये चीजें मेंशन की होती हैं आपको कि आपका लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी रहती है, नंबर और देयर रिलेशंस पे, और ये आपका क्लास 10th लेवल का होता है, ठीक है। डीआई है जिसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी रहता है। ये सब भी क्लास 10th लेवल का होता है। और जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, ये भी आपको 10th लेवल तक की चाहिए होती है, ठीक है। बट उस 10th लेवल में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, उस बेसिक चीजों से हट करके भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो देखने में सामान्य नहीं लगती, ठीक है। तो सिलेबस के आधार पे अब आगे इसको हमने सेग्रीगेट कर लिया है, ठीक है। तो पूरा अगर मैं ये सेग्रीगेट करूं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके पास, 200 मार्क्स के होते हैं, और टोटल टाइम 2 आवर्स का आपको मिलता है। और अगर 3 पोर्शंस में डिवाइड करें तो जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है वो हमने रीजनिंग में लिया है। तो लगभग ये पैटर्न रहता है कि इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट से 35 और रीजनिंग से भी 35। ये 100 क्वेश्चन की सेग्रीगेशन रहती है आपकी, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लें। ये ध्यान रखिएगा, डीआई वाला पार्ट हमने क्वांट में रखा है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये वो सब हमने रीजनिंग में रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है। ये पीवाईक्यू आपको एक आइडिया दे देंगे कि कहाँ से कितनी चीजें पूछी गई, और फिर आपको ये आइडिया आएगा कि एक स्ट्रेटेजी जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पेपर है हमारा आराम से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो उसमें रीजनिंग के पीवाईक्यू की अगर बात करूँ, ये पिछले 3 साल का एनालिसिस मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया है। अगर मैं 17-18 ये उठाऊंगा तो 21 तक आते आते बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। वो आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे इस सेग्रीगेशन के अंदर ही, ठीक है। तो इस सेग्रीगेशन में आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैं जैसे देखो अनप्रडिक्टेबल मैंने कहा था, अनप्रडिक्टेबल क्यों कहा कि 2022 में कोडिंग एंड डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन है, ठीक है, बट 2021 में है ही नहीं। यहाँ पे सिलोग से 4 क्वेश्चन है, बट 2021 में है ही नहीं। क्लॉक, कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे पूछा ही नहीं गया। यहाँ पे जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है, यहाँ पे कम क्वेश्चन है। अगर ये वाला पार्ट छोड़ दूं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, यहाँ 16 यहाँ 10, इनका तो रहता ही है, 10 से 15 क्वेश्चन ये पूछता ही है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत सारी विविधता है। पिछले सालों में किसी टॉपिक से आ रहा है, इस साल किसी टॉपिक से आ रहा है, और लेवल भी चेंज हो जा रहा है कि पिछले साल अगर आसान है तो इस साल मुश्किल
है ना। तो ये पूरा का पूरा अनप्रडिक्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा चीज़ों को। मैंने इसीलिए कहा कि आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस एनालिसिस को ध्यान से देख लीजिएगा, यही टॉपिक है जिन पे हमें फोकस करना है। अब आप ये मत सोचो कि पिछले सालों में ये टॉपिक अगर नहीं पूछे गए तो मैं इनको पढ़ के ही नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ के जाओगे? हो सकता है कि ये इस साल पूछ ले, जो 2020 में पूछे गए थे वो इस साल पूछ ले, जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको इन सब पे ही एफर्ट लगाना है, ठीक है। इनमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक जिनकी संभावना ज्यादा रहती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वांट के पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप 2020 में देखोगे, देखो ये जो नंबर सिस्टम, बेसिक अलजेब्रा, इन सब से 14 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि 2021 में 7 रह गए, ऐसा नहीं है कि पूछे ही नहीं गए, ठीक है। पूछता है हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही रही है। जैसे यहाँ 13 पूछे गए थे तो बार बार ये चर्चा रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चन थे, बट लास्ट ईयर डीआई बहुत ज्यादा था, वो कैसलेट फॉर्म में भी था, वो डायग्राम देकर भी था, बहुत सारी तरीके से था। मिसलेनियस प्रॉब्लम 8 थी, पता ही नहीं चल रहा आपको कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिकली सॉल्व हो रहा था। अगर आपने थोड़ी बहुत मेहनत करके गए होंगे तो बन जाएगी बात, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सेग्रीगेशन है आपका, इन चीजों पे आपको ज्यादा। यहाँ देखोगे 2019 में सीरीज के 14 क्वेश्चन है और यहाँ पे देखोगे तो सीरीज का एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। संभावनाएं हैं, अनप्रडिक्टेबल है, पता नहीं कहां से किस तरीके से, लेकिन ज्यादा फोकस, बहुत सारी सिमिलरिटी भी है ना टॉपिक्स के अंदर। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ के गए और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी मेहनत ठीक ठाक लेवल की है तो आप उनको भी हैंडल कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे कि क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, क्वांट और रीजनिंग का बेसिकली लिया है, क्योंकि इंग्लिश में तो कॉम्प्रिहेंशन ही रहते हैं तो बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये पीवाईक्यू बनाने के बाद अब कम टाइम है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, और अभी तक हमने सी सेट को लेकर के कोई ज्यादा तैयारी भी नहीं की है और पता भी नहीं चल पा रहा कहां से स्टार्ट करूं, ठीक है। अगर दुविधा में है तो मैं बता देता हूं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन पे जरूर फोकस करके जाइए, तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई पीक पर होंगे, आप कर जाएंगे, ठीक है। तो उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो सीरीज है, ठीक है। अब सीरीज देखो 2-3 तरह की सीरीज होती है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, उसमें भी पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये कॉम्बिनेशन है अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज का, ठीक है। तो बेसिक जो आपके कंसेप्ट होते हैं कैलकुलेशन वाले, स्क्वायर, क्यूब, कुछ लॉजिक सीरीज के, वो आपको ध्यान रखने चाहिए ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से बना पाए। और ये पूछता है, हर बार पूछता है सीरीज से, बट पूछने का तरीका हर बार डिफरेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीरीज पे आपको एफर्ट जरूर करना है, हर टाइप की, चाहे अल्फाबेटिकल सीरीज है, चाहे नंबर सीरीज है, चाहे लेटर सीरीज है, ठीक है। तो उन सबको पढ़ के जाइएगा। छोट, स्क्वायर, क्यूब, ये सब पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन उसी बेसिक कैलकुलेशन पे है, आप सोल्व कर पाते हैं इसको, ठीक है ना। चलो उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जिसपे आपको एफर्ट करना है वो नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम का दायरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको बेसिक चीजों पे एफर्ट जरूर करना है। जैसे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, आपको पता हो प्राइम नंबर क्या होता है, इवन, ओड, होल, सारी टाइप के नंबर आपको पता हो। उसके बाद बहुत सारे सब टॉपिक होता है, रीअकरिंग डेसिमल है, रिमाइंडर थ्योरम है आपकी, ठीक है। थ्योरम कहने को थ्योरम है, छोटे छोटे कंसेप्ट ही है, ठीक है। आपका बार वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, या हाउ मेनी जीरोज का कंसेप्ट है, ठीक है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं नंबर सिस्टम के अंदर, तो वो सारी जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके से रह सकता है, ठीक है। तो जैसे डिविजिबिलिटी रूल है नॉर्मल, किस नंबर में क्या ऐड करूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये रिकरिंग डेसिमल का कंसेप्ट आ गया, है ना। यहाँ पे नॉर्मल आ गया कि प्रोसीडेड मल्टीपल बाय 3 और बोथ, कितने ऐसे नंबर होंगे जो पहले और बाद में जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल से क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इन पे जरूर एफर्ट लगाइएगा, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए नंबर सिस्टम है। उसके बाद थर्ड की बात करूं तो बेसिक अलजेब्रा है। बेसिक अलजेब्रा से हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सीसेट में काफी क्वेश्चन आते हैं। बेसिक अलजेब्रा में नॉर्मल आइडेंटिटी होगी, जैसे शार्ट्स और इंडिसेस के रूल है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम हो सब्ट्रैक्ट करना तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, दोनों के बेस सेम है, इक्वल है तो पावर। शार्ट्स और इंडिसेस के बेसिक रूल। इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब की बेसिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। इन बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, काफी क्वेश्चन है ऐसे। ये देखो, जैसे आपको बताना है कि बड़ा छोटा कौन है इनमें से,
पावर्स दे रखी हैं, तो यहाँ पे किसका कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सर्ट्स इंडिसेस। जैसे यहाँ पे रूट में वैल्यूज है, फिर से इनको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 10 की पावर क्या होगी कि ये 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ देखो सर्ट्स और इंडिसेस का फिर कंसेप्ट यूज होगा। और देखो लगातार है, एक ही एग्जाम के अंदर 52, 53, 54, 55, 56 5-5 क्वेश्चन सीरीज में दे रखे हैं, है ना। तो इस पे भी जरूर फोकस करिएगा, बेसिक अलजेब्रा पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन, लास्ट ईयर काफी क्वेश्चन थे डीआई से, और डीआई से क्वेश्चन साधारण नहीं थे। मतलब कि एक होता है कि लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन, और नहीं, कुछ प्रॉब्लम दे करके, अरेंजमेंट दे करके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो बेसिक पे भी मेहनत करनी है और अलग टाइप के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप है वो भी सोल्व करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए साधारण क्वेश्चन भी होते हैं। ये आपको दिया गया है कि ये कुछ मंथ है, रेशियो दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, परसेंटेज रेशियो आता होगा तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर डीआई पे 16-17 क्वेश्चन है यार, हमें तो क्वालिफाई करना है ना, अगर उसमें से आधे भी बन गए तो हमारे तो 50% चांसेस हो गए क्वालिफाई करने के। टॉपर थोड़ा बनना है, लेकिन इतना तो एफर्ट करके जाऊं कि क्वालिफाई तो कर लूं ना, है ना, ठीक है। उसके बाद आपको डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी पे एफर्ट लगाना है। डाटा सफिशिएंसी क्यों पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट चेक करना होता है उसे, दूसरा आपको उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज है कि नहीं, दोनों चीजों पे फोकस करता है, तो इस पे भी आपको एफर्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप मिसलेनियस टॉपिक कोई भी पढ़ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल आ जाता है, टाइम एंड वर्क से आ जाता है, बट मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल नहीं आता। अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, परसेंटेज, पार्टनरशिप, एजीज, इन सब पे सवाल आया तो बहुत मुश्किल नहीं आता है, ठीक है। कभी भी मुश्किल लगता है, डीआई मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है कोई अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है, बेसिक कोई प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन है, वो मुश्किल लगते हैं। जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने पिछले 5-6 सालों का सॉल्यूशन बनाया है जो हमने कोर्स में दिया है, हमारा कोर्स के बारे में एट द एंड बताऊंगा मैं, वो भी देखिएगा, ठीक है। तो अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। दूसरे टॉपिक पढ़िए बट बेसिक नॉलेज रखिए उनकी, इन पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। चलो, जैसे ये देखो, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल नहीं है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, सिलेंडर की वॉल्यूम ये है, तो हमें बताना है कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे इनको सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये क्वांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसी तरीके से सिमिलरली पीवाईक्यू को बेस बना करके अध्ययन करके उनका अच्छे से रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिन पे आपको अभी फोकस करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये नहीं है कि आपसे चाइनीज कोडिंग पूछेगा, लॉजिक बेस्ड पूछेगा जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो मतलब नहीं होता है इसका। हालांकि वो भी इन्हीं का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक्स चाहिए होते हैं। उन लॉजिक के लिए आपको जो अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लॉजिक कैसे यूज हो सकते हैं, क्रॉस पैटर्न पे आ सकते हैं, ठीक है, रिपीटेशन वाले पे आ सकते हैं, स्ट्रेट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। और उनके जो लेटर्स होते हैं उनके आपस में अपोजिट लेटर पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर लेटर, कोडिंग लेटर, जैसे यहाँ पे देख लो ना, कुछ भी है, द लेटर विच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, द थर्ड इज टू द राइट ऑफ के, ठीक है। नॉर्मली बताना है आपको। विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द राइट ऑफ के। तो कई बार बहुत सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है, कई बार थोड़ा घुमा के भी आ जाते हैं। तो अगर इनकी प्लेस वैल्यू वगैरह ये सब चीजें ध्यान होंगी तो अच्छे से बन जाएगा ये। उसके बाद सिलोग्स, सिलोगिज्म में बहुत मुश्किल तो नहीं आएगा जैसे बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह में आता है, इतना टफ तो नहीं आता, लेकिन आते हैं 2-3 क्वेश्चन हर बार, तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑल टेक्स्ट आर मैसेज, ऑल कॉल आर टेक्स्ट, नो मैसेज इज रिंगटोन, नो टेक्स्ट इज रिंगटोन, ऑल कॉलर मैसेज। तो डायग्राम बनाना आ गया तो आराम से इनको भी सोल्व कर लेंगे, बट गलती कर जाते हैं, पहले से पढ़ के जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है क्लॉक और कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर से एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है और बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जैसे क्लॉक है, क्लॉक के अंदर या तो एरर वाला कंसेप्ट पूछेगा या ये पूछ लेगा कि ये घड़ी में 7:30 हुए हैं, बताओ तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, या एंगल दे रखा होगा तो टाइम पूछ लेगा कि 7 और 8 के बीच में कोई क्लॉक में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बताओ क्या टाइम हुआ होगा। या एरर होगा कि सुबह 7 बजे घड़ी को सेट किया था, वो हर एक घंटे में 5 मिनट का गेन कर रही है, तो फलां तारीख को इतने बजे कितना टाइम हुआ होगा एक्चुअल। यानी कि 3 ही टाइप के क्वेश्चन हुए, तो छोटे कंसेप्ट है, ध्यान रख लो।
कैलेंडर में रेफरेंस कैलेंडर हो सकता है कि 2 जनवरी 1947 को फला डे था, तो बताओ 15 अगस्त 1948 को कौन सा डे होगा। या नॉर्मली पूछ लेगा कि 10 अगस्त 1917 को बताओ कौन सा डे था, उसमें रेफरेंस आज का दिन ले लो। तो उसके भी छोटे छोटे कंसेप्ट ही हैं, वो भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि 25 मई को किसी सर्टेन ईयर में संडे था, तो बताओ कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसे सवाल आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डायरेक्शन। नॉर्मली सबको पता ही होती है, 4 डायरेक्शन है, मेजर डायरेक्शन है, 4 सब डायरेक्शन है, सबके बीच में एंगल क्या बनता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जाइएगा, जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, कृष्णा वॉक 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज हाउस, फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 2 किलोमीटर ईस्ट, फिर 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर वेस्ट। तो बताओ कि इसका घर कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है। मतलब पहले सोल्व होंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गलती नहीं करोगे जाने अनजाने में, ठीक है। उसके बाद है अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। कई बार रो बेस आ जाती है, कई बार ऐसे आ जाएगा कि 7 पोस्ट ऑफिसेज हैं, ठीक है। या कई बार ऐसी अरेंजमेंट होगी कि कुछ लोग हैं 6 शहरों में जा रहे हैं, ठीक है, फला फला कार से जा रहे हैं। पजल भी कह सकते हैं उसको, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल आपका दिमाग उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, कैसे सोल्व करोगे, ये थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना पहले से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका, जैसे यहाँ पे दिया गया है PQRST 6 पोस्ट ऑफिस है, और हर एक पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन के नाम है, वो इन पोस्ट ऑफिस में काम करता है। तो बताना है हमें, कुछ अरेंजमेंट है, उसके बाद उनको सेट करना है, ठीक है। पिछली बार बहुत क्वेश्चन थे ऐसे, लास्ट ईयर 2021 के पैटर्न में, ठीक है। तो इन पर जरूर एफर्ट करिएगा। और जो लास्ट है आपको, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कौन से है, सिचुएशन दे करके कि जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है, और मोह कि +2 में इतने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ग्रेजुएशन में इतने होने चाहिए, ठीक है, वो इस स्टेट का नागरिक होना चाहिए, स्टेट की सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, यहाँ पे बर्थ होना चाहिए, बर्थ डेट बता देगा इतना होना चाहिए। फिर 1-2 कंडीशन दे देगा जो जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है कि अगर वो हेडमास्टर का रिश्तेदार है तो उसे छूट मिल जाएगी, अगर उसकी उम्र इतनी है बट उसके +2 में इतने मार्क्स थे तो उम्र में छूट मिल जाएगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चन वो देता है एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इसी टाइप से होती है कुछ और प्रॉब्लम, स्टेटमेंट बेस्ड दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है, ठीक है, किन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सिचुएशन बना के दे देगा। तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन पे भी आपको एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा नहीं, 5-6 ही बताए हैं, 5-6 क्वांट में बताए थे। इन सब पे एफर्ट मार लो, कम टाइम में, ठीक है, बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि कैंडिडेट है, एक क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में, कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ कंडीशन वो हार्म भी कर सकता है, और फिर बताओ कि किनका एडमिशन होगा किसका नहीं होगा, ऐसे टाइप का सवाल हो, ठीक है। चलो, तो ये सारी सिचुएशन थी। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं अभी कम टाइम में, लगता है कि मुश्किल है बट हो जाएगी। एक मैंने बहुत सारा टाइम तो आपका बचा दिया ये दिखा करके कि किन टॉपिक पे फोकस करना है और क्यों करना है। PYQ का एनालिसिस भी दे दिया, पूरी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ कर ली। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी होनी चाहिए, वो रीडिंग से आएगी, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपकी लैंग्वेज पे कमांड होगी तो आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आपकी वकाब थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो एडुटैप आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। एडुटैप आपके लिए एक पावर पैक लेकर के आया है, ये हमारा एक पावर पैक है। इस पावर पैक में आपको GS का कंप्लीट मॉड्यूल मिल रहा है, ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इसके अंदर आपका कंप्लीट CSET का मॉड्यूल है, ठीक है। CSET का भी कंप्लीट मॉड्यूल है, जिसमें एक तो आपको PYQ मिल रहे हैं पिछले 5 साल के, सोल्ड, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अलग अलग आपको आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और किन किन टॉपिक से कैसी कैसी चीज़ें पूछी गई है। फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी कवर की गई है उसके अंदर, तो सोल्व करना और आसान हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो अच्छी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। इसमें स्पेशल हिमाचल जीके का मॉड्यूल भी है और कंप्लीट आपका करंट अफेयर भी है, ठीक है। तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पावर पैक के थ्रू। आपको इस पावर पैक से जुड़ना होगा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पर कुछ अमेजिंग ऑफर भी होगा, ठीक है, तो वो आप ग्रैब कर सकते हैं। तो इस प्रीलिम्स के पैक से जुड़िए हमारे साथ, और CSET को लेकर के जो धारणा है आपकी वो भी ठीक हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो।
जीएस की आपकी रिवीजन हो जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर मिल जाएगा। बहुत परेशानी आती होगी हिमाचल जीके में, तो वो वाला मॉड्यूल भी आप पे रहेगा। ठीक है, तो इस पैक से जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो तो अब इस सेशन को एंड करते हैं। मैं अपनी तरफ से आशा करूंगा कि आप लोगों से कि इन चीज़ों को आप समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको सिलेबस मैंने दिखा दिया, एनालिसिस दिखा दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, तो सिर्फ अब बारी है आपके शुरुआत करने की। आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो निश्चित रूप से आप हर्डल के उस पार होंगे, अदरवाइज आपको पछताना भी पड़ सकता है अगर आप इसे हल्के में लेंगे। लेकिन मेरी आशा यही रहेगी, आप इसे हल्के में ना लेकर के अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से ये आपके लिए कामयाबी का एक ऑफिसर बनने का दरवाज़ा खोल देगा। चलिए, तो इसी विश्वास के साथ आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।